अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक वही है हमारे पास जो हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को वो किया था। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि वेक्टर प्रोडक्ट में उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर in such a way that their resultant product in a vector quantity, then such product is called vector product or cross product। जो इससे पहले टॉपिक किया था स्केलर प्रोडक्ट में, वहां पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट था वो स्केलर क्वांटिटी में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास, तो दैट इज इक्वल टू इन वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको जो मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले वाले डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था, उसके बीच में हम दो वेक्टर्स के बीच में जो सिंबल लगा रहे थे दैट इज डॉट था, जिसकी वजह से हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे। ये मल्टीप्लीकेशन की दो टाइप्स होती है, एक डॉट वाली होती है, दूसरी क्रॉस वाली होती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रॉस वाली। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या है, इन वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को कंसीडर किया हुआ है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों वेक्टर्स का जो टेल है, वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का टेल, दोनों को ओरिजिन ओ पे आपस में कॉन्साइड किया गया, मिलाया गया। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब वेक्टर ए और बी के दरमियान एक एंगल है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, अब उसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके अंदर होगा, एन अदर वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी। क्योंकि रिजल्टेंट भी हमें किस में चाहिए, रिजल्टेंट भी हमें वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी में, जाहिर सी बात है इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होना चाहिए। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो स्केलर क्वांटिटी में था, जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। जबकि इसके अंदर हमें दोनों चीजें चाहिए होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसी हिसाब से ए क्रॉस बी, क्योंकि दो वेक्टर्स है हमारे पास ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, साइन थीटा लगाया। वहां पे हमारे पास क्या था, डॉट प्रोडक्ट में हमने वहां पे कॉस थीटा यूज किया था। अब इसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे हम साइन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं। वहां पे भी एक रीजन था जिसको मैंने आपको बताया था कि हम कॉस थीटा क्यों यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे भी एक रीजन है, उसको भी अच्छी तरह से देख लेंगे। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एक स्मॉल एन लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, केप है। जिस लेटर के ऊपर केप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, उसके साथ हमने क्या लगाया, एक यूनिट वेक्टर लगाया। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर हम किस लिए लगाते हैं और हम किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर सी है, जो इसका रिजल्टेंट है वेक्टर सी, सी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए बी साइन थीटा इंटू एन, एन क्या है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर केप लगा हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, ये यूनिट वेक्टर कहाँ पे आएगा, किसकी वजह से आएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों का हमने क्या मालूम करना है, इसका रिजल्टेंट मालूम करना है। अब यहाँ पे एक रूल यूज होगा जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल होता है।
आपकी ये फिंगर्स हैं और आपका एक थंब भी है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको ये जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है वेक्टर ए से लेके ए टू बी की तरफ, हमने यहाँ पे क्या लगाया है, जो इसके दरमियान एंगल है, हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक एरो लगाया है। इसका मतलब है अगर मैं राइट हैंड इस तरह से यूज करूं कि वेक्टर ए रोटेट करेगा टुवर्ड्स द वेक्टर बी की तरफ, वेक्टर ए रोटेट करेगा टुवर्ड्स द वेक्टर बी की तरफ, और जब आप इसको ऐसे फिंगर्स को आप ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, तो ये ए वेक्टर किसकी तरफ मूव करेगा, मतलब किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, बी की डायरेक्शन में मूव करेगा। और जहां पे थंब आपका क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। जब थंब आपका इरेक्ट होगा तो थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन को। तो ये जो थंब होगा इस वेक्टर ए और बी के साथ क्या होगा, ये ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इस वेक्टर सी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा कि ये वेक्टर सी जो होगा उसका रिजल्टेंट है वेक्टर सी, ये इसका सी जो होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा इसके साथ, वेक्टर ए और बी के साथ। ये वेक्टर ए और बी क्या है, एक प्लेन पे है। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको करके दिखाऊं कि वो प्लेन के ऊपर कैसे है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये दो वेक्टर्स है एक ही प्लेन पे, ये देखिए इस तरह से आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और बी के दरमियान यहाँ पे क्या है, एक एंगल है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ए और बी क्योंकि ये वेक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जब रोटेट करेगा तो इसमें क्या आएगा, एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट। और आपको याद होगा कि टर्निंग इफेक्ट हम किसको कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट हम टॉर्क को कहते हैं। टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स इनटू मोमेंटम, जो उसका डिस्टेंस होता है। तो टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो उसका प्रोडक्ट क्या है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब आप इसको इस तरह से पुश करोगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह से इसका रिजल्टेंट होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वेक्टर सी कहलाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी उसका जो रिजल्टेंट है वो अनदर वेक्टर है। अब ए और बी के साथ जो वेक्टर सी है वो आपके पास क्या है, वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल आ रहा है किसका, टॉर्क का। टॉर्क में आपने देखा होता है कि अगर हमारे पास एक स्केल होता है, इसकी एक पॉइंट ऑफ एक्सिस होती है, जब आप इसको टर्निंग इफेक्ट देते हो, जब आप इसको टर्निंग इफेक्ट देते हो तो टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, इस तरह से होता है। जब टर्निंग इफेक्ट आएगा तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब आप ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम टॉर्क को क्या कहते हैं, टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव रहता है, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव टॉर्क कहलाता है। अब ये सी की डायरेक्शन क्या हो गई, सी की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड में होगी इस तरह से, ठीक है। तो सी इसके साथ क्या हो गया, ए और बी के साथ, ए क्रॉस बी के साथ क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसके अंदर आ रहा है, वो वेक्टर सी के अंदर आ रहा है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब सी क्या है, ये इसका रिजल्टेंट है। आप इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वेक्टर सी लिखूं, देन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, वो वेक्टर सी के इक्वल है। ये चीज लिखें या ये लिखेंगे, बात एक ही है आपकी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, या अगर ए क्रॉस बी का आपने मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसके साथ क्या लिखना होगा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर ये सी आएगा तो सी के साथ भी आपके पास क्या आएगा, ये यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि ये सी क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है। अगर ये सी का मैग्नीट्यूड है तो उसके साथ एन यूनिट वेक्टर क्या देगा, ये इसको इसकी डायरेक्शन देगा। अगर इसी को हम क्लॉकवाइज में मूव कराएं, इसका मतलब है कि वेक्टर ए टुवर्ड्स बी की तरफ मूव कर रहा था, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्लॉकवाइज कर दूं, तो इसका मतलब है अगर वेक्टर बी
मूव करे टुवर्ड्स वेक्टर। अब यहाँ पे देखें कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए, इसी हिसाब से हमने बनाए जो यहाँ पे आपके पास पहले बने हुए थे, दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमने क्या किया, पहले वेक्टर ए बी की तरफ जा रहा था, अब वेक्टर बी आप देखें डायरेक्शन किसकी तरफ है, ए की तरफ है। जब ये बी की डायरेक्शन ए की तरफ होगा तो ये क्या हो, ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। अब उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका टॉर्क क्या होता है, आपका टॉर्क नेगेटिव होता है, मतलब इस सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। पहले ये क्या था, अपवर्ड पॉजिटिव था, क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव था, यहाँ पे वाई एक्सिस भी पॉजिटिव था। तो यहाँ पे अगर बी टुवर्ड्स ए हो रहा है, बी आप देखें एरो आपको नजर आ रहा है, जो एंगल है बिटवीन ए और बी के दरमियान, बी और ए के दरमियान। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हमने ए क्रॉस बी लिखा था इज इक्वल टू सी था, अब हमने क्या लिखना होगा, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए की सूरत में ये डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा। जब डाउनवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या रहेगा, सी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है सी का वैल्यू, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या रहेगा, ये नेगेटिव होगा। देयरफॉर सी फैक्टर सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। अब ये इसका कॉन्सेप्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी में आता है, तो वहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ इसका रिजल्टेंट स्केलर प्रोडक्ट में था, स्केलर क्वांटिटी में था, तो वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, उसके साथ क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है, ये डायरेक्शन देता है। इसी हिसाब से यहाँ पे भी ये यूनिट वेक्टर क्या देगा, आपको डायरेक्शन देगा। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल हो रहा है। अगर दोनों साइड पे सेम होता है, क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो हम कहते हैं कि ये इसको ओबे कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसका मतलब है कि ये इसको ओबे नहीं करता, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, इसी हिसाब से आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नंबर वन क्या है, सिंस ए क्रॉस बी इज नॉट सेम, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूफ किया कि ए क्रॉस बी जो था वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा था, तो इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के सेम नहीं आ रहा, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। Therefore, A क्रॉस B is equal to minus B क्रॉस A। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है। नंबर टू क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्योंकि A क्रॉस B उसके साथ C क्या था, वो C इसके साथ परपेंडिकुलर था, जिसकी वजह से हमने वहां पे एंगल जो यूज की थी वो साइन थीटा हमने यूज की थी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहां पे होगा, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर ए और बी जो उसका रिजल्टेंट होगा वो अगर उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो साइन 90 डिग्री होगी, उसके साथ हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर भी है। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है। इसी हिसाब से साइन 0 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। वहां पे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कॉस 90 डिग्री 0 था, कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल था, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ए क्रॉस बी का, दैट इज ए बी यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के अंदर देखें तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे एन के, ठीक है, तो अगर आई क्रॉस जे होगा तो आई क्रॉस जे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, रिजल्टेंट किस में होगा, यूनिट वेक्टर के में होगा, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्टेंट एंड अदर वेक्टर में मिलता है।
इसी हिसाब से A क्रॉस I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या है, K। I और K को करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, यूनिट वेक्टर K होगा। इसी हिसाब से अगर J क्रॉस K करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा यूनिट वेक्टर I होगा। फिर इसी हिसाब से अगर K यूनिट वेक्टर K क्रॉस यूनिट वेक्टर I को करेंगे तो उसका रिजल्टेंट किस में आएगा, यूनिट वेक्टर J में आएगा। क्योंकि I क्रॉस J ये भी परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट भी उसी के साथ होगा। J क्रॉस K भी परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट उसके साथ भी यूनिट वेक्टर I में होगा। इसी हिसाब से K क्रॉस I है तो उसका भी रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर J में होगा। Now number point 3, the cross product of two parallel vectors is null vector। इससे पहले आपने स्टडी किया हुआ नल वेक्टर हम किसको कहते हैं, बिकॉज फॉर सच वेक्टर्स therefore थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे तो उनके दरमियान एंगल क्या होगी, 0 डिग्री। या अगर वो एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल तो होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसके दरमियान एंगल क्या होगी, 180 डिग्री होगी। हेंस A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर एन आर AB साइन 180 डिग्री यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब भी पैरेलल होंगे तो उस सूरत में रिजल्ट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो एन अदर वेक्टर, अगर I को I क्रॉस J करते हैं तो उसका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर K में आएगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर वही चीज, अगर पैरेलल हो तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, I क्रॉस I पैरेलल है, J क्रॉस J पैरेलल है, K क्रॉस K पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल हैं सभी के सभी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। नाउ नंबर 4, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये चीज हमने डॉट प्रोडक्ट में भी की थी, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था। इज दैट इज A क्रॉस B, ये वैल्यू आपके पास A का है, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, क्योंकि वेक्टर A को रिजॉल्व किया 3 डायमेंशनल सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके बीच में क्या है, क्रॉस B का वैल्यू BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब इन दोनों को क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज A क्रॉस B इज इक्वल टू AY BZ माइनस AZ BY। हमेशा बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो यूनिट वेक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अंदर जो साइन होगी दो कंपोनेंट्स के दरमियान वो हमेशा नेगेटिव होगी। ये चीज आप इसको इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हो, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिटरमिनेंट फॉर्म। वो डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर I J एंड K। तो I AX J के साथ AY K के साथ AZ, इसी हिसाब से वेक्टर B का वैल्यू I के साथ BX J के साथ BY और K के साथ BZ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम किसको कहते हैं, जिसकी दो एडजेसेंट साइड हो, इक्वल साइड्स हो, equal to the area of the parallelogram formed with A and B as two adjacent sides। ये आपके पास वेक्टर A है और ये आपके पास वेक्टर B है, तो ये B की एडजेसेंट साइड हो गई और ये A की एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।